तो फिर उसके बाद पार्ट 3 में कहाँ तक था, मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग, नहीं पार्ट 3 नहीं, पार्ट टू था मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, है ना। मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फोर्स लगता है, फोर्स का चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, सर्कुलर पाथ और हेलिकल पाथ, और उसके बाद वेलोसिटी सेलेक्टर, लॉरेंज फोर्स, ये सब पार्ट 2 में था। पार्ट 3 हमने पढ़ा, एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगती है, आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, है ना। फिर उसके बाद हमने पैरेलल वायर, फिर नेट फोर्स ऑन द लूप जीरो होता है, ये सब पढ़ा। पार्ट 4 क्या पढ़ा था हमने, पार्ट 4 में पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। पार्ट 4 हमने क्या पढ़ा है, एक करंट कैरिंग लूप है, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसे लो, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा आई ए वेक्टर, है ना। यही हमने पार्ट 4 में पढ़ा। पहली चीज तो ये पढ़ी थी, ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर होगा एरिया ऑफ दिस लूप, या फिर एरिया एंक्लोज्ड इनसाइड दिस लूप। इस लूप के अंदर कितना एरिया एंक्लोज्ड है ना। अगर इसका रेडियस r है तो एरिया एंक्लोज्ड इन द लूप एंड डायरेक्शन ऑफ लूप is decided by right hand from loop, है ना, using your right hand, है ना, curl your fingers in the direction of current, then thumb will give you the direction of area vector। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। देखो ध्यान से, इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन, तीनों चीज। और मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे निकालते हैं आई इंटू ए, और एरिया वेक्टर ये होगा। ये हमने कल पढ़ा था सारा पार्ट 4 में। सेकंड चीज हमने जो पढ़ी थी पार्ट 4 में, वो ये पढ़ी थी कैसे ही करंट कैरिंग लूप को, जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में था, उस करंट कैरिंग लूप को जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, है ना, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो करंट कैरिंग लूप है तो इसमें फोर्स क्या होगा, 0, पर टॉर्क लगेगा, और क्या लगेगा, टॉर्क। और टॉर्क आया था हमारा, बोलो, आई ए क्रॉस बी, है ना, और एन आई ए क्रॉस बी। अगर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, एक टर्न थोड़ी है, 10 टर्न भी हो सकते हैं। तो एन आई ए क्रॉस बी, इसको हमने बोल दिया था एन, और आई ए वेक्टर को हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो एम क्रॉस बी, है ना। एन आई ए को पूरे को हम एम लिख देते हैं, एम क्या लिख देते हैं, एन आई ए। अरे एक लूप है तो आई ए होगा, एन लूप्स होंगे तो एन आई ए हो जाएगा, एन लूप्स हैं तो, ठीक है। ये हो गया था। यहाँ पर मेन चीज समझने की थी, 3-4 डायरेक्शन है, एम बी साइन अल्फा लिखा था हमने, है ना। जहाँ पे थीटा था बी वेक्टर और इस प्लेन के बीच का एंगल, बी वेक्टर और इस प्लेन के बीच का एंगल। पर यहाँ पर जो अल्फा है वो एंगल है बी वेक्टर और एम वेक्टर के बीच का एंगल, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एम को लिखेंगे एन आई ए बी साइन अल्फा, यस। यहाँ पर ये बताओ कितना था अल्फा था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, या फिर एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, है ना, ये याद रखना। तो या ये कह लो, ऐसे 3-4 तरीके से कहते हैं इसको। अगर ये लूप है तो लूप का नॉर्मल ये है, लूप का नॉर्मल ही एरिया वेक्टर डायरेक्शन है, तो नॉर्मल का बी वेक्टर के साथ कितना एंगल होगा, है ना। मान लो बी वेक्टर ऐसे है, तो बी वेक्टर प्लेन के साथ अलग एंगल बनाएगी,
भाई बी वेक्टर है ये ऐसे, तो बी वेक्टर इस प्लेन के साथ अलग एंगल बनाएगी और नॉर्मल के साथ अलग एंगल बनाएगी। तो जो प्लेन के साथ एंगल है वो तो थीटा बोला हमने, तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनेगी 90 माइनस थीटा, जिसको हमने अल्फा बोला, यहाँ पर अल्फा बोला है, ये होगा ऐसे, ठीक है। ये वाला एंगल यहाँ वाला ये होगा अल्फा, जो कि नॉर्मल का बी वेक्टर के साथ। कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं एरिया वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल, कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल, तो वो क्या होगा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा या कई बार थीटा बोल देते हैं इसको, नाम में नहीं पड़ा, बस हमें मीनिंग समझ आना चाहिए कि अल्फा है क्या। नॉर्मल के साथ, प्लेन के नॉर्मल के साथ बी का एंगल, या एरिया वेक्टर के साथ बी का एंगल, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट के साथ बी का एंगल। प्लेन का नॉर्मल और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम ही होगी। हाँ, बस एक और थोड़ा ध्यान रखना कि मतलब एरिया वेक्टर, भाई एरिया वेक्टर नॉर्मल तो ऐसे भी है और ऐसे भी है, लेकिन हमें कौन सा नॉर्मल लेना है, करंट की डायरेक्शन, तो वो एरिया वेक्टर डायरेक्शन है। तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन और बी वेक्टर के बीच का एंगल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और बी वेक्टर के बीच का एंगल, और नॉर्मल का बी वेक्टर के साथ एंगल हम अल्फा बोल देते हैं। ये कई बार इसको थीटा लिख देते हैं, यहाँ थीटा हमने अलग लिया है, तो ये हो गया टॉर्क। ये क्या हो गया टॉर्क। अच्छा, टॉर्क हमने पढ़ा, और टॉर्क से रिलेटेड हमने कई सारी चीजें पढ़ी कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ये सब हमने पढ़ा था। ये दो टॉपिक हमने पढ़े थे, इसका पूरा डेरिवेशन पढ़ा था, है ना। तो हमारा पार्ट 4 का हिस्सा था ये दोनों चीजें। और क्या क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था, हमने दोनों को कंपेयर किया था। इसको, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है क्या कुछ ऐसे बनेगा, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर बी वेक्टर के पैरेलल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, टॉर्क 0 आएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी आएगी। ये भी तो पढ़ा है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, माइनस एम डॉट बी, बोलो। या एम को लिख सकते हैं NIA डॉट बी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस एम बी कोस थीटा। थीटा बोलो या अल्फा बोल दो, यहाँ अल्फा बोल रहे हैं तो अल्फा बोल दो, थीटा बोलना थीटा बोल दो। यहाँ मैंने अल्फा लिखा तो वही अल्फा यहाँ लिख दिया। एम और बी के बीच का एंगल सेम ही होगा। तो ये कौन सा था, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, टॉर्क 0 रहेगा, टॉर्क मिनिमम रहेगा यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी। ये केस होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अच्छा, एक और केस का था, ये है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे है, तो इसमें टॉर्क क्या आ जाएगा, इसमें थीटा आएगा, बताओ 180 डिग्री, टॉर्क आ जाएगा 0, फिर से फोर्स तो 0 है ही, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी प्लस एम बी, और ये कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस था, है ना। और एक पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और एम ऐसे है ना, तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, टॉर्क मैक्सिमम रहेगा और रहेगा एम बी, और पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी, ना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये रहेगा। तो ये 3-4 केस पढ़े। फिर पढ़ा था बॉयडन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बॉयडन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या आया था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और बॉयडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है, तो बॉयडन बाय। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा जाए बॉयडन बाय बॉयडन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम मिनिमम फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक ले जाने में कितना बॉयडन होगा, तो कैसे निकालेंगे, यही तो लिखाएंगे, बॉयडन निकालना है। क्वेश्चन में कहा बॉयडन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, अनस्टेबल की पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, स्टेबल की माइनस एम बी, अनस्टेबल की प्लस एम बी, तो फाइनल की कितनी है प्लस एम बी,
इनिशियल की कितनी माइनस एम बी है ना। तो अब कौन सा वाले में रखेंगे, क्वेश्चन ने क्या, वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल। इसने कहीं नहीं लिखा कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब कुछ ना कहा जाए तो आपको मानना है एक्सटर्नल, जब कुछ ना कहा जाए तो क्या मानना है एक्सटर्नल। और क्वेश्चन में लिखता है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये वाला निकालते। तो ये वाला कब मानेंगे एक्सटर्नल वाला, जब कुछ ना लिखा हो, जब कुछ ना लिखा हो, जब कुछ ना लिखा हो, ना लिखा हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। और अगर कुछ लिखा हो कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स तो ये वाला निकालना है। ये था हमारा पूरा पार्ट 4, यही तो था, इससे अलावा नहीं था। फोटो खींच लो इसके हैं। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मान लो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। और इसमें ये था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स शुड बी 0। एक्चुअल में वो होता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमारा जो आता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आता है। तो हमारा पार्ट 4 था पूरा। सोच रहे हो तुम, इसके 2 दिन करा है हमने पार्ट 4, 2-3 दिन लगे इसको करने में, लेकिन था इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं था। मेन डेरिवेशन इसी में आई थी, वो तो फोटो मेन डेरिवेशन यही तो थी जिसने पूरा 1 घंटा ले लिया था, बाकी है कुछ नहीं इसमें। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मैं करवाता हूँ उसको, फिर उसका गैल्वेनोमीटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 4 का पूरा एक तरह से कह सकते हो माइंड मैप है ना, रीकैप कह सकते हो। मतलब इतना बड़ा तुम 5, 6, 10 पेजों में तुमने पार्ट 4 लिख रखा है और एक पेज पढ़ लो तो पूरा रीकैप हो जाएगा, है ना। ऐसा है, अगर हम पार्ट से पढ़ेंगे ऐसे कि हाँ हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा है, पार्ट 2 में ये पढ़ा है, तो पूरा चैप्टर तुम्हें ऐसा लगेगा छोटा। लेकिन तुम डिटेल में जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा पता नहीं कितना बड़ा चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा। तो इसलिए माइंड मैप के साथ जरूर पढ़ना चाहिए। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर तुम ऐसा करना, तीनों मिलके, चारों मिलके, जिन जिन को लग रहा है कि हमारी अच्छी तैयारी है, हम हमारे मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी हैं, हम कर सकते हैं, तो ऐसा करना। बाकी हरियाणा बोर्ड के लिए नहीं है, हरियाणा बोर्ड के लिए तुम अपने आराम से एनसीईआरटी वो सब क्या बोलते हैं उसका नाम, डेफिनेशन याद करो, डेरिवेशन कर लो, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो बहुत है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें अच्छा करना है, जैसे तुम्हें तो करना ही करना है, तुम्हारा तो है ही CBSE है ना, तो तुम्हें तो करना ही करना है। तुम क्या करना, तुम और एक जतिन, और तुम अगर बैठना चाहो तो, है ना, एक जगह बैठ जाना अब आज या कल में। और चैप्टर 4 मैं बुक ले जाना चाहे तो मेरी पुरानी बुक है ना, तो इसके कितने क्वेश्चन है, ये हैं 28 क्वेश्चन एक्सरसाइज के एडिशनल मिला के, 1 से लेकर 28। ये सारे कर लेना बैठ के, तीनों मिल के। डेफिनेशन वगैरह छोड़ देना, डेफिनेशन वगैरह छोड़ देना, जहाँ न्यूमेरिकल वगैरह है पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। हम मतलब देख लेना मोबाइल से कैलकुलेशन करके। तुम्हें तो ये देखना हमें कंसेप्ट आता है नहीं आता, सारे करेक्ट के कंसेप्ट के क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। ये 28 के 28 क्वेश्चन, अब चैप्टर खत्म होने वाला है, मेरे हिसाब से कल खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में, है ना, कल हो ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आज या कल में बैठ जाना और तुम्हें भी लगेगा हाँ भाई हमारा चैप्टर 4 पूरा खत्म हो गया विद एक्सरसाइज। एडिशनल एक्सरसाइज भी करनी है आपको, ठीक है, एडिशनल एक्सरसाइज 28 क्वेश्चन ये करना, ठीक है। एक जगह बैठ जाना, क्योंकि अकेला बैठता है तो फिर इंसान नहीं हो पाता। तुम 3-4 बैठोगे, तुम्हें नहीं आया इससे आ जाएगा, उसे नहीं आया तुम्हें आ जाएगा, तो ऐसे ये कर लेना। एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसका, एडिशनल एक्सरसाइज का 4.24, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4.24, जो हमारा पार्ट 4 है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है भाई, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B 3000 गॉस, G लिखा हुआ है, और मैंने शुरुआत में चैप्टर के शुरुआत में तुम्हें गॉस और टेस्ला के बीच में वो बताया था रिलेशन। देख के बताओ क्या है वो रिलेशन। इज एस्टेब्लिश्ड अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन, है ना, पॉजिटिव z डायरेक्शन की तरफ। ओके, तो डायग्राम दिखाया हुआ इन्होंने, ऐसे डायग्राम दिखाया हुआ है, यहाँ y डायरेक्शन है, यहाँ x डायरेक्शन है। तो मुझे बता सकते हो z डायरेक्शन कहाँ पे होगी? n की पावर -4 -4 10 पावर 4। चलो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो बताओ, x डायरेक्शन ये, y डायरेक्शन है, z डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर या नीचे? ऊपर। चेक करो, नीचे होगी। हमारा पता I क्रॉस J क्या होता है,
के कैप, आई क्रॉस जे के कैप होता है, ये पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई कैप ऐसे, जे कैप ये, के कैप ये, और ऐसे आई से जे जाएंगे और रोटेशन की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो के कैप मिलेगा, माइनस के कैप तो मिलेगा नहीं। अब देखो आई कैप कहाँ है, यहाँ, जे कैप यहाँ, आई जे ऊपर होगी, है ना। ये पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं डायरेक्शन। तो के कैप ऊपर की तरफ, यानी जेड डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड सारा का सारा है के कैप में, यानी सारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ, यहाँ की तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर आगे कह रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अरे नीचे 5 मान लो, उसको 10 मान लो, वो नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद कह रहा है करंट फ्लो कर रहा है इस लूप में 12 एम्पियर। कितना करंट फ्लो कर रहा है, 12 एम्पियर। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द टॉर्क ऑन द लूप इन डिफरेंट केसेस एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच लूप, व्हाट इज द केस व्हिच केस करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखवाया ना मैंने अभी। अब देखो, अब तुम्हें करने हैं सारे क्वेश्चन। पहली बार तो पहले इसने क्वेश्चन पूछा फोर्स बताओ, फोर्स तो जीरो होगी सभी केसेस में, फोर्स क्या होगी, जीरो। ये तो मैंने पहले बता चुका हूँ। अगर लूप क्लोज्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, दो केस कंडीशन है इसमें, एक लूप क्लोज्ड होना चाहिए उसमें करंट फ्लो का, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो कहा इसने क्वेश्चन ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 3000 गॉस की। 3000 गॉस का मतलब हो गया इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, तो ये हो जाएगा लगभग 0.3 टेस्ला। बताओ अभी 3000 गॉस कितना, 0.3 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड है और जेड डायरेक्शन में। मान लो ये है वाई, ये है एक्स, तो जेड ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा पूरे में, समझ रहे हो तुम, ऐसे 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 ऊपर की तरफ, है ना। ये वाई है, ये जेड। अब पहला क्वेश्चन देखो, तुम्हें निकालनी है टॉर्क, तुम्हें निकालनी है टॉर्क। अच्छा, मैं एक चीज मैं बताना भूल गया, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में टॉर्क की डायरेक्शन कैसे देखते हैं। टॉर्क आता है m क्रॉस बी या आई ए क्रॉस बी, एन आई ए क्रॉस बी, ये आता है टॉर्क। तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, देखो घूमने की डायरेक्शन हमें पता है, बहुत आसान है घूमने की डायरेक्शन। एक कॉपी दो, हाँ ये देखो, जैसे ये है करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, नहीं ऐसे ऐसे, तो बताओ एरिया वेक्टर डायरेक्शन बताओ, ऐसे बाहर की तरफ। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो घूमेगा भाई, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमें हमेशा अपने आप को किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये ऐसे घूम जाएगा। फिर बताओ एरिया वेक्टर ऐसे है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है, तो अपने आप को ऐसे घुमाएगा ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, पहली बात। अब टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी, ए और बी यहाँ की तरफ है, तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा वो, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा। अब ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, लेकिन वो हम देख लेंगे। हाँ मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, तो ऐसे घूमेगा, लेकिन घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस का। तो जिस एक्सिस का अबाउट घूमेगा वही होगी टॉर्क की डायरेक्शन, m क्रॉस b, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो यही है, तो इसमें टॉर्क की डायरेक्शन बतानी है आपको सारे केसेस में, टॉर्क की वैल्यू बतानी है, टॉर्क की वैल्यू आप निकाल लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे एक केस है जो थोड़ा सा आपको टिपिकल सा लगेगा, बाकी सब आसान है। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, ये लूप ऐसे रखा है, ये वाला लूप ऐसे रखा है, दिखा रहा हूँ, और करंट जा रहा है ऐसे। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, पहला केस। इसमें आपको बताना है, पहली चीज बतानी है टॉर्क की वैल्यू, दूसरी चीज बतानी है टॉर्क की डायरेक्शन, और तीसरी चीज बतानी है क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कोई सा इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम के बारे में नेट फोर्स तो जीरो है ही, वो मैं पहले बता देता हूँ, इस पे नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, तो जल्दी से टॉर्क की वैल्यू बताओ, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, बोलो। आई के रूप में दे रखा है क्वेश्चन, तो टॉर्क की वैल्यू होगी आई, और नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं, तो आई ए बी साइन अल्फा बोल दो, साइन थीटा बोल दो, जो करो।
देखो सेंटीमीटर है, एरिया में बताया तो मीटर स्क्वायर में लिखना है आपको। एरिया आएगा आपका 10 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻2 10⁻⁻2 10⁻⁻4, तो 50 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द, हाँ जो भी है 5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। पहले मुझे होता आई की वैल्यू कितनी है, आई की 12 एम्पियर, एरिया की वैल्यू, एरिया की 5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.3 टेस्ला, है ना, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अल्फा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे, आई कैप, अरे इस तरफ होगी, और बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे, तो दोनों के बीच में 90 है, तो रख दोगे आंसर आ जाएगा। अरे कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। टॉर्क की डायरेक्शन बता दो मुझे जल्दी से, सोचो आराम से, मन में बताना, मतलब मुझे मत बताओ, मन में रखो। टॉर्क की डायरेक्शन, वैल्यू निकल जाएगी, इसको छोड़ो, मेन चीज ये है, ये तो निकाल ही लोगे वैल्यू तो, अरे इसको रखो इसको निकाल दोगे। टॉर्क की डायरेक्शन सोचो, टॉर्क की डायरेक्शन बताओ जल्दी से। के कैप में तो वैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन होती है m क्रॉस b, यानी एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी और बी के परपेंडिकुलर होगी, तो b अगर के कैप में है तो टॉर्क b के कैप में तो हो ही नहीं सकता। टॉर्क की डायरेक्शन बताओ, चलो टॉर्क की डायरेक्शन होगी a क्रॉस b से, चलो निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। भाई y है, z है, i है, -j, हाँ। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे होगी भाई, देखो एरिया वेक्टर ऐसा है यहाँ, अरे एरिया वेक्टर ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, टॉर्क की डायरेक्शन होगी a क्रॉस b, a क्रॉस b, तो कहाँ आ रही है, -j, है ना, तो टॉर्क की डायरेक्शन होगी पहले केस में, टॉर्क की डायरेक्शन होगी -j क्या, बोलो। एरिया वेक्टर ऐसे, पहले तो देखो एरिया वेक्टर कहाँ है, एरिया वेक्टर ऐसे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। अच्छा एक और चीज से समझ लो, लूप हमारा ऐसे, ये हो गई टॉर्क की डायरेक्शन, चेक करो, सॉरी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, क्या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, ऊपर की तरफ, तो क्या ये ऐसे घुमाएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था तो ऐसे घूम रहा था, ये अपने आप को किस डायरेक्शन में घुमाना चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो ऐसे तो घुमाएगा, अगर ये ऐसे घुमाएगा, ऐसे तो घूमेगा हमारा लूप, अगर ऐसे घुमाएगा तो यही होगी एक्सिस ऑफ द लूप, इसी के अबाउट तो घूम रही है, तो यही है हमारी टॉर्क की डायरेक्शन, जब ऐसे घूम रहा था तो ये एक्सिस ऑफ द लूप थी, तो ये थी टॉर्क की डायरेक्शन इसके अलाउंग, अब ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो क्या टॉर्क की डायरेक्शन ये लूप होगा, मतलब ये एक्सिस होगी, तो निकालना तो m क्रॉस b से निकालो या a क्रॉस b से निकालो, ये तो मैंने एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, समझ आएगा क्वेश्चन। अच्छा अब तीसरा क्वेश्चन है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं, क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं, इक्विलिब्रियम का केस तब होगा या तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, नहीं सॉरी, इक्विलिब्रियम का केस तब होगा जब फोर्स भी जीरो हो, टॉर्क भी जीरो, क्या फोर्स जीरो है, क्या टॉर्क जीरो है, नहीं है, तो इक्विलिब्रियम नहीं है, टॉर्क जीरो,
क्या बोलते हैं, टॉर्क जीरो नहीं है तो इक्विलिब्रियम भी नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब लीनियर इक्विलिब्रियम भी हो, लीनियर इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स जीरो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो, यानी घूमे भी ना, ना तो चले ना घूमे, लेकिन यहाँ तो घूम रहा है, और ऐसे है और ऐसे घूमना चाह रहा है, ऐसे और ऐसे घूमना चाह रहा है, तो घूम रहा है तो मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं। इक्विलिब्रियम मतलब एक तरीके से आप चलो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, मतलब ना तो घूमना चाहेगा ना ही चलते रहना चाहेगा, नेट फोर्स जीरो। बाकी इक्विलिब्रियम में भी कई चीजें चल सकती हैं अगर वो पहले से ही चल रही हो तो, लेकिन अगर बॉडी शुरुआत में रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे ही रहेगी अगर इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम है नहीं है। क्यों इक्विलिब्रियम नहीं है? क्योंकि टॉर्क जीरो नहीं है। समझ आया? अगर टॉर्क जीरो हो, फोर्स तो जीरो है ही सभी केसेस में, फिर आएगा क्वेश्चन किसमें कि क्या ये इक्विलिब्रियम है या नहीं है। फिर आएगा इक्विलिब्रियम है, अगर टॉर्क भी जीरो हो जाए, फोर्स भी जीरो हो जाए, तो क्या आएगा? इक्विलिब्रियम है। फिर आएगा दो क्वेश्चन, स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, तो वो बात की बात है। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब मुझे जल्दी जल्दी बताते जाना, ये पहला केस था, है ना? क्या क्या बताना है? अब आपको टॉर्क की डायरेक्शन बतानी है और बताना इक्विलिब्रियम है या नहीं है, ये बताने। अगला क्वेश्चन देखो, वही मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर ही है, यहीं की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये कौन सी डायरेक्शन? जेड डायरेक्शन, ये वाई एक्स, है ना? और अब की बार लूप हमारा ऐसा है और करंट जा रहा है ऐसे। चलो बताओ टॉर्क की डायरेक्शन बताओ, पहले बताओ टॉर्क जीरो है या नहीं है? जीरो नहीं है। टॉर्क की डायरेक्शन बताओ। टॉर्क की डायरेक्शन दो तरीके से बता सकते हो, टॉर्क के फॉर्मूले से, आई ए क्रॉस बी से बता सकते हो या फिर एम क्रॉस बी से। चलो करो, टॉर्क की डायरेक्शन बताओ। देखो नीचे की तरफ तो हो नहीं सकती पहली बात तो, क्योंकि टॉर्क एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो अगर नीचे चला जाएगा तो परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, तो इसलिए नीचे की तरफ तो हो नहीं सकती। कैसे निकालोगे? फिर से भाई पहले बताओ एरिया वेक्टर डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन निकालो, एरिया वेक्टर डायरेक्शन निकालो, बताओ। ऊपर बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ। तो बस एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो एरिया वेक्टर पर फर्स्ट फिंगर्स रखो और घुमाओ, माइनस जे। कहाँ आएगा भाई? माइनस जे। क्या? अच्छा, क्या टॉर्क जीरो है? टॉर्क जीरो है मोस्ट प्रोबेबली, ऐसे देखना पड़ेगा टॉर्क जीरो है या नहीं है। आई ए बी साइन अल्फा बोलो या साइन थीटा बोलो, क्या आई जीरो है? क्या एरिया जीरो है? क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? एंगल बताओ, ये मेन तो यहीं से पता लगेगा तुम्हें टॉर्क जीरो है या नहीं। एंगल बताओ। एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर 90, तो टॉर्क जीरो नहीं है। टॉर्क जीरो नहीं है तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगला क्वेश्चन, तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट, ठीक है। दिस इज करंट फ्लोइंग और मैग्नेटिक फील्ड तो यही है बाहर ऊपर की तरफ, और यही आपका जेड डायरेक्शन, और ये एक्स, ये वाई, ऐसे ही है क्या? ओ सॉरी, ये वाई है, ये वाई है, ये एक्स है। चलो फिर से बताओ टॉर्क की डायरेक्शन। माइनस आई। पहले एरिया वेक्टर डायरेक्शन बताओ। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुई इधर से, क्या ऐसा है? अपना एरिया सरफेस ऐसा है, ऐसे ऐसे, और करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे होगी करंट। अरे बताओ, बोलो। यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से यूं निकल रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से फिर ऐसे जा रहा है, तो एरिया वेक्टर यहाँ की तरफ, यानी एरिया वेक्टर होगा माइनस जे। अरे बोलो, एरिया वेक्टर माइनस जे। और अगर एरिया वेक्टर माइनस जे है, एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो हमें किसकी निकालनी? टॉर्क की डायरेक्शन। टॉर्क की ए क्रॉस बी होती है, तो ए क्रॉस बी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ यानी कि माइनस आई के। अरे तुमने क्या बताया था?
माइनस आई है, ठीक है, कोई दिक्कत। इक्विलिब्रियम बताओ, इक्विलिब्रियम है या नहीं? इक्विलिब्रियम नहीं है। पहले बताओ टॉर्क जीरो है या नहीं है? नहीं है। नहीं है ना, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगला, अब क्यों ये बोलेंगे, तुम मत बोलना। ओ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, इसको छोड़ो, ये कर लेना खुद। फोर्थ पार्ट इसका खुद सोचना करना, ठीक है। जेड, वाई और एक्स, अब आप बोलना, आप मन में रखना अपना आंसर। ऐसे है लूप हमारा, दिस इज द लूप और करंट फ्लोइंग इन द लूप इज दिस। बताओ टॉर्क की डायरेक्शन। टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, तो पहले एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताओ। मैग्नेटिक फील्ड भाई ऊपर, सेम पूरे केस में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऊपर ही है। क्या बताना है? टॉर्क की डायरेक्शन, पहले तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताओ। ये वेक्टर की डायरेक्शन नीचे से। बताओ, ऊपर। अरे समझ ही नहीं आ रहा था। अरे एरिया वेक्टर कहाँ है? ये ऐसे जा रहा है करंट, ये रहा, ये वाला करंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। तो टॉर्क की डायरेक्शन बताओ। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? बोलो, क्योंकि एरिया वेक्टर भी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन अल्फा जीरो हो गया। अल्फा क्या होता है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल जीरो, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा इस बार। इस बार टॉर्क जीरो है, तो कोई डायरेक्शन नहीं है टॉर्क की, टॉर्क की वैल्यू जीरो, तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है टॉर्क की, जीरो की कोई भी डायरेक्शन रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टॉर्क जीरो है, कोई दिक्कत। अब बताओ इक्विलिब्रियम है या नहीं है? क्योंकि टॉर्क भी जीरो और फोर्स भी जीरो, इक्विलिब्रियम है, अभी कहीं नहीं घूमेगा। अरे पहले से ही ऐसे रखा हुआ है, और मैग्नेटिक मूवमेंट भी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, तो ऐसे अपने आप रखा रहेगा। ऐसे होता तो ऐसे आता, ऐसे होता तो ऐसे आता, क्यों ऐसे होता ऐसे आता क्यों आता? ताकि ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन कर सके। ऐसे होता तो ऐसे आता, पर अब पहले से ऐसे रखा है तो ऐसे ही रखा रहेगा, है ना। तो टॉर्क जीरो, इक्विलिब्रियम बताओ। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है। अब क्वेश्चन आता है स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल। बोलो स्टेबल की कंडीशन क्या है? स्टेबल की कंडीशन क्या है? ये रहा स्टेबल, जब थीटा जीरो हो, थीटा जीरो यानी एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर जीरो हो। अब बताओ यहाँ जीरो है या नहीं? थीटा बोलो अल्फा बोलो, मतलब थीटा अल्फा, आप मीनिंग समझना है, थीटा अल्फा पे मत जाओ। मीनिंग क्या है? यहाँ थीटा है एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, और यहाँ अल्फा कौन सा एंगल है? यहाँ भी एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ही है। बताओ एम वेक्टर किस तरफ है? स्टेबल। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी तो ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना? जीरो, तो एंगल जीरो, टॉर्क जीरो, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सा केस है? स्टेबल का, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस, ठीक है। अगला लास्ट, लास्ट नहीं एक और, अगला भाई है सिंपल, यही क्वेश्चन है सेम। ये हो गया आपका वाई एक्स जेड और कुछ ऐसे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस अनस्टेबल आ जाएगा, कर लोगे? अरे नीचे आ जाएगा, एरिया वेक्टर नीचे या मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, टॉर्क जीरो, फोर्स तो जीरो है ही, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्योंकि थीटा 180 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन था एक बढ़िया सा, इसमें एक एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है, मैंने आपको कराया हुआ है, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक लूप ऐसे दिया हुआ है। ऐसे
और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री यहाँ से। यहाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू निकालने वाला इंपॉर्टेंट है कि टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये ऐसे ना हो क्या ऐसे, भाई ये है कौन सी डायरेक्शन है, जेड एक्स, ये एक्स जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन, ये बीच में कहीं है। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, है ना। लेकिन आसान हो गया है, तो कुछ नहीं है, टफ नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर। अरे तब भी 90 है, 90 फिर तो आसान ही होगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो ऐसे है, यू घूम जाएगा, ऐसे है तो यू घूम जाएगा। तो टॉर्क को, टॉर्क की डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगी। अभी तक टॉर्क की डायरेक्शन आ रही थी माइनस जे कैप, के कैप, आई कैप, पर अब कुछ आई कैप, जे कैप ऐसे कुछ आएगी, पर वो हमें निकालेंगे वो ऐसे। तो ये निकलेगा कैसे, मैग्नीट्यूड हम आसानी से निकाल सकते हैं, टॉर्क का कोई बड़ी बात नहीं है। आई पता है हमें, क्या इसका एरिया पता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है, आई ए बी, और साइन 90 रहेगा यहाँ पे भी, है ना। लेकिन डायरेक्शन वो थोड़ी सी टिपिकल रहेगी डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन में कुछ ऐसे आएगा। अभी तो ऐसे होता था तो ऐसी डायरेक्शन हो गई, यानी आई कैप हो गई। ऐसे होता था मान लो, ऐसे जे कैप हो गई डायरेक्शन, या ऐसे हो गई। अभी तक ऐसे, अब मिक्स डायरेक्शन है ये कुछ ऐसे। तो इसमें एरिया वेक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा। कल मैंने कराया था एक क्वेश्चन, इसका एरिया वेक्टर होगा ए cos 30 आई कैप प्लस ए साइन 30 जे कैप, एरिया वेक्टर ये होगा। और मैग्नेटिक फील्ड होगा बी के कैप, ए cos 30 जे कैप है, सॉरी, और ए साइन 30 आई कैप है। एक क्वेश्चन कराया था मैंने, याद हो तो तुम्हें। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कॉस वाला, यानी जे कैप वाला cos 30, साइन 30 वाला आई कैप। तो आपको अगर टॉर्क की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्शन के साथ। कैसे, आई ए वेक्टर ये रखोगे आप, इसकी वैल्यू रखोगे, ये सब ए cos 30 आई कैप प्लस ए साइन 30 जे कैप, क्रॉस ए क्रॉस बी होता है ना, या तो ए क्रॉस बी रखो या ए बी साइन थीटा रखो। अब ए क्रॉस बी रख रहे हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा, बी के कैप। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ होगा ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ए एक्स इज ए cos 30, ए वाई ए साइन 30, और यहाँ के कैप का कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये जीरो और ये जेड डायरेक्शन वाला ए बी जेड, ये सब रख के ये सॉल्व होगा ऐसे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था अपना, जो पार्ट 4 वाला, ये पूरा क्वेश्चन था। ऐसा करना, ये सारे क्वेश्चंस कर लेना बैठ के, तुम्हारा पूरा चैप्टर 4 बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनली पार्ट 5, टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। टॉपिक क्या है, गैल्वेनोमीटर। आज गैल्वेनोमीटर करेंगे, कल इसके एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। करंट को क्या करने का काम आता है, डिटेक्ट करने कि सर्किट में करंट है भी या नहीं, ये चेक करने का काम आता है। ठीक है, मान लो एक सर्किट है, यहाँ तुमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, वैसे ऐसे लगा नहीं सकते गैल्वेनोमीटर, बताऊंगा। बी ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, मान लो ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, करंट कितना गया, 5 एम्पीयर। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर बता देगा यहाँ से करंट जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर करंट बहुत कम है, ये 5 एम्पीयर तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत छोटा करंट होता तो यहाँ से करंट जा रहा है नहीं जा रहा, जैसे टेस्टर से नाप देखते हैं ना, सेम ऐसे काम करता है गैल्वेनोमीटर अपने इंस्ट्रूमेंट्स में। क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज है,
मीटर ब्रिज एक एक्सपेरिमेंट है, पोटेंशियोमीटर एक एक्सपेरिमेंट है। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें गैल्वेनोमीटर काम करता है ये चेक करने के लिए कि करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। ये काम आता है आपका गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। अच्छा, तो गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो हमने जो अभी टॉर्क वाला पूरा पढ़ा है इसी प्रिंसिपल पर काम करता है आपका गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है ये समझ आया? प्रिंसिपल क्या है गैल्वेनोमीटर का? प्रिंसिपल ये है किस नियम पर काम करता है। प्रिंसिपल मतलब किस नियम पर, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो नियम ये है कि जब हम व्हेन ए करंट कैरिंग कोयल, अपने नोट्स लिखे ना उसमें पढ़ो, व्हेन ए करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। तो टॉर्क लगता है, उस टॉर्क के बेसिस पर इसमें क्या लगता है, इस टॉर्क के बेसिस पर ये काम करता है। तो टॉर्क कितना लगता है? टॉर्क लगता है कि कितनी कॉइल्स हैं, एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, चार कॉइल, ऐसे कितनी कॉइल्स हैं, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसका एरिया कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बाहर का, और साइन अल्फा, ये साइन थीटा जो बोलो, ये टॉर्क लगता है। ये हमारा टॉर्क लगता है। टॉर्क इक्वल टू NIV साइन अल्फा, या साइन थीटा बोल दो। हमने उसमें थीटा लिखवा रखा है जो आपके उसमें, ठीक है, अभी लिखा नहीं है, तुमने लिखवा, तो अभी लिखना मत कुछ। तो ये टॉर्क लगता है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। तो ये कॉइल घूमेगी, टॉर्क लगेगा तो घूमेगी। भाई कोई फोर्स लगता है तो चलता है, मान लो मैं इस पर फोर्स लगा दूँ तो चलेगा, लेकिन किसी पर टॉर्क लगाए तो घूमेगा, टॉर्क लगाएंगे तो घूमेगा। ये है तो इस पर टॉर्क लगाए तो घूम जाएगा। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, उतना ज्यादा घूमेगा। जितना ज्यादा घूमेगा हमें पता लग जाएगा, हम उस कॉइल के साथ एक पॉइंटर लगा देते हैं। हम उस कॉइल के साथ क्या लगा देते हैं, एक पॉइंटर। ये मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, पॉइंटर समझ लो, एक तरीके से पॉइंटर लगा देते हैं। ये घूमेगा तो ये पॉइंटर भी घूमेगा। तो आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट वगैरह स्कूल में, क्लास में, गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट या एमीटर इंस्ट्रूमेंट, तो क्या होता है, ऐसे एक पॉइंटर लगा होता है, हमें सिर्फ पॉइंटर दिखता है, नीचे का कुछ नहीं दिखता, हमें सिर्फ पॉइंटर दिखता है। जैसे उसमें करंट फ्लो करता है तो नीचे से कॉइल घूमती है, कॉइल के साथ पॉइंटर चिपका हुआ है, तो पॉइंटर घूमता है। पॉइंटर घूम के वो बता देगा हाँ इतना एम्पेयर करंट है, यहाँ पर है तो 0 एम्पेयर करंट है। ये घूमा 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 यहाँ पहुँच गया, यहाँ कितना एम्पेयर करंट है, वो एम्पेयर करंट वहाँ पे लिखी होती है। रीडिंग्स वगैरह स्केल लगाना होता है तो उस स्केल से पता लग जाता है हमें कितना एम्पेयर करंट है। क्यों? क्योंकि मान लो 1 एम्पेयर करंट आया तो 1 एम्पेयर के हिसाब से टॉर्क लगा तो घूमा तो ये हमारा उस हिसाब से डिजाइंड है पूरा वो, कि भाई इतना एंगल घूमता है ये 1 एम्पेयर करंट जाने पर, तो इतना एंगल घूमता है तो इतने एंगल पर हम वो रीडिंग बना देते हैं। तो जब उतने एंगल पर घूमता है तो उतनी रीडिंग दिखा देता है, वहाँ पे लिखा होता है 1 एम्पेयर करंट आया। 2 एम्पेयर आएगा तो ज़्यादा घूमेगा, ज़्यादा टॉर्क लगेगा, तो ज़्यादा घूमेगा तो ज़्यादा घूम के ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा। इस हिसाब से वो काम होता है। किस में? गैल्वेनोमीटर में, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, सब में ऐसे ही काम होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? कंस्ट्रक्शन बहुत टिपिकल सा है इसका, देखना ध्यान से। तो एक पॉइंटर वो रहते हैं, इसमें 2 नोब से रहते हैं, टर्मिनल्स बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम अपनी तार जोड़ देते हैं, यहाँ पर ऐसे घुमा घुमा के अपनी तार जोड़ते हैं, उसमें यूँ डालते हैं, एक बहुत छेद उसमें होल सा होता है, उसमें आप वो उसमें इंसर्ट कराओ, क्या बोलते हैं उसका नाम, वायर, और उसको ऐसे घुमा घुमा के फिर उसको ऊपर से कस देते हैं। क्लास में जब तुम करोगे तो देखना, उसमें ऐसे उसको कस देते हैं। रेड कलर का एक वो होता है टर्मिनल, ठीक है। तो आपने अपनी कनेक्शन कर दी, फिर यहाँ से जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक कोयल होगी, यहाँ पे क्या आएगी, एक कोयल आएगी। मैंने कहा ना n टर्न्स होती है कोयल की, तो ऐसे कुछ कोयल आके यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगता है, स्प्रिंग SP, ठीक है। और यहाँ से फिर एक और टर्मिनल, ये ब्लैक कलर का मान लो, ये रेड कलर का,
और यहाँ पे ऐसे ही उसको दूसरे वाली वायर को इसमें जोड़ देते हैं। अब जो हमारी वायर है मान लो यहाँ से बैटरी से जुड़ी पड़ी है ऐसे, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और मान लो हमने इस गैल्वेनोमीटर को बनाया हुआ है वोल्ट एम मीटर। गैल्वेनोमीटर को हम एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से ये लग गया। तो मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये मान लो रेजिस्टेंस 2 ओम है। करंट कितना फ्लो करेगा? 2 एम्पियर। हम थोड़ी देख रहे हैं आंखें से कोई तार के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जाएगा, घूमेगा, यहाँ पहुंचेगा, इसमें 2 एम्पियर का रोटेशन होगा, 2 एम्पियर करंट का रोटेशन होगा। रोटेशन होगा तो इसके साथ एक वो पॉइंटर लगा होगा, इसके साथ क्या लगा होगा? एक पॉइंटर। यहाँ पे एक स्केल होगा जो हमें दिख रहा होगा, स्केल। तो जैसे ही इसमें आएगा क्या बोलते 2 एम्पियर करंट, एक कोयल है जो ऐसे हैं कोयल, और इसके साथ जो पॉइंटर है, जैसे करंट फ्लो करेगा इसमें ऐसे, है ना, ऐसे 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 करंट घूम घूम के और यहाँ से निकल के ऐसे तो आएगा। हाँ जा भाई, ठीक है। तो ऐसे घूम के करंट जाएगा और यहाँ पर मैग्नेट लगी होती है इसी के अंदर। मैग्नेट भी बताएंगे पूरा रीजन कैसे मैग्नेट बनती है और कैसे रेडियल फील्ड बनती है सब। तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी चल रहा है, इसमें करंट घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। मान लो ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसे है ना, ये कैसा है? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा? यहाँ की तरफ। अरे चलो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, फिर मैं मान लेता हूँ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। समझने वाली बात है वो तो समझने के लिए, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चलो ऐसे ले लो। तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक पॉइंटर ऐसे लगा हुआ है, और क्या मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे ही होगा? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्या एरिया वेक्टर ऐसे होगा? क्या मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे होगा? और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो क्या ऐसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। और 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस हिसाब से हमारा स्केल वगैरह डिजाइन होता है कि मतलब 1 एम्पियर पे इतना घूमेगा, तो यहाँ पे लिखा होगा 1 एम्पियर। किस पे? स्केल पे। अरे स्केल बना होगा, स्केल पे लिखा होगा 1 एम्पियर, तो वहाँ पे हमें पता लग जाएगा। हाँ घूम के यहाँ आ गया, तो ये पॉइंटर वहाँ दिखा देगा 1 एम्पियर। हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर, तो ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यही पॉइंटर लगा हुआ है, सब लगा हुआ है। मान लो करंट ऐसे ना फ्लो करके ऐसे फ्लो करके, तो एरिया वेक्टर बताओ किस तरफ हो? अंदर की साइड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? ध्यान से देखना इस चीज़ को, तुम्हें समझ आएगी एक चीज़। ये ऐसे ना पहले कैसे घूम रहा था? ऐसे, पॉइंटर ऐसे था, ऐसे घूम रहा था, तो पॉइंटर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था। पहले करंट ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, तो एरिया वेक्टर ऐसे था, ऐसे था, और हमारा पॉइंटर भी ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, तो क्या ऐसे घूमा? अब उल्टा घूमने लग गया करंट उल्टा घूमने लग गया, करंट की डायरेक्शन बदल गई। कैसे? मतलब पहले करंट यहाँ से आ रहा था और अब मान लो करंट अब यहाँ से आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन बदल गई। तो पहले तो करंट ऐसे घूम रहा था, अब करंट ऐसे घूमने लगा। हमारा पॉइंटर ऐसे लगा हुआ है, ये लो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है अब, तो क्या एरिया वेक्टर ऐसे होगा? मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा, और हमारा पॉइंटर ऐसे लगा हुआ है। ध्यान याद रखना, पॉइंटर ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो क्या ऐसे घूमेगा? अरे हमारा तो एरिया वेक्टर ऐसे जाना चाहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जाना चाहेगा, तो ये ऐसे घूमेगा। तो पॉइंटर कैसे घूमेगा? ऐसे। पॉइंटर ऐसे घूमेगा। पहले पॉइंटर ऐसे घूम रहा था जब करंट ऐसे था, जब करंट ऐसे था तो पॉइंटर ऐसे घूम रहा था, और जब करंट ने डायरेक्शन बदली पॉइंटर ऐसे घूमने लग गया। तो गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ घूमता है। गैल्वेनोमीटर में जो स्केल होता है कुछ ऐसे होता है, उसमें पॉइंटर होता है ऐसे बीच में। करंट मान लो ऐसे गया, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है और करंट ऐसे गया, गैल्वेनोमीटर के अंदर ये सब कुछ लगा हुआ है, करंट ऐसे गया तो ये ऐसे घूम जाएगा। और अगर करंट ऐसे गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये स्केल ऐसे ना जाके ऐसे गया। अरे समझ आया? अभी मैंने पूरा समझाया ये एरिया वेक्टर से, ये वाले से, कि अगर करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे तो यूं जाके यूं,
करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है शुरुआत में, ऐसे जा रहा है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे होगा। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो पॉइंटर भी हमारा ऐसे है, तो ये ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर करंट उल्टा जाए, मतलब यहाँ से ना जाके नीचे से आए तो ऐसे घूमेगा, नहीं सॉरी उल्टा घूमेगा, उल्टा घूमेगा, एरिया वेक्टर अब यहाँ की तरफ आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ की तरफ आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की तरफ है तो वो ऐसे घूमेगा। और एरिया वेक्टर ऐसे है तो वो अपने आप को ऐसे घूमेगा। तो पहले पॉइंटर ऐसे जा रहा था, अब पॉइंटर ऐसे जाएगा। तो ये है घूमने का राज इसका, ठीक है। तो इस कोयल पे क्या लगती है, क्या लगती है, टॉर्क। इन कोयल्स पे क्या लगती है, टॉर्क। तो वो टॉर्क कितनी लगेगी, टॉर्क लगेगी कितनी टर्न्स है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसका एरिया, एरिया बाउंडेड बाय द लूप। मान लो एरिया लूप ऐसे है, अरे बराबर बराबर लूप से, ये तो बस दिखा। तो एरिया बाउंडेड बाय द लूप ये होगा, तो दिस इज एरिया ऑफ द लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ और साउथ बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ये, और साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ आए तीनों चीजें, मैंने तीन डेफिनेशन बोली है थीटा एंगल की। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, और तीसरा प्लेन के नॉर्मल के साथ, प्लेन का नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड है ना। लेकिन ये प्लेन के एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हमेशा वही नहीं होगा, ये हो क्या पता 180 माइनस थीटा हो। अरे एरिया वेक्टर ऐसे है तो मैग्नेटिक एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा, पर मैग्नेटिक नॉर्मल तो ऐसे भी तो हो सकता है। और हम नॉर्मल कौन सा वाला लेंगे, यही वाला एरिया वेक्टर वाला नॉर्मल लेना, आई के हिसाब से देखना है, ठीक है। यही होगा, तो ये टॉर्क लगेगा। अब यहाँ पर देखो, हमें निकालना करंट कितना है। एक्चुअल में तो ना गैल्वेनोमीटर ठीक है, करंट डिटेक्ट करता है, करंट जाएगा तो घूमेगा, घूमेगा तो सुई घूम जाएगी, सुई घूम जाएगी तो हमें पता लग जाएगा करंट है। एक्चुअल में तो करंट डिटेक्ट करता है, पर बाद में हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एमीटर में। तो हम चाहेंगे कि हम एमीटर की करंट की वैल्यू भी निकालें, हम करंट की वैल्यू भी निकालें, करंट है कितना, करंट है ठीक है, पर करंट की वैल्यू कितनी है, कितना करंट है, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, कितना करंट है वो भी तो निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या एन पता है हमें, हम बना रहे हैं तो हम रखेंगे नंबर ऑफ टन, 100 टन रखें, 200 टन रखें। क्या एरिया पता है हमें, अरे हम घुमा रहे हैं तो हम देख लें ये लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, तो एरिया पता लग जाएगा। ये मैग्नेट हम लेके आए, हमने लगाया तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड। इस थीटा का हम ऐसा इलाज करेंगे कि हमेशा 1 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा का ऐसा इलाज करेंगे, थीटा हमेशा 1 होगा, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। टॉर्क चाहिए हमें, ये कैसे निकालें। टॉर्क की वैल्यू बदलती रहती है, लेकिन टॉर्क की वैल्यू यहाँ हमेशा मैक्सिमम रहेगी। कितनी रहेगी, NIAB, क्योंकि थीटा बदलेगा नहीं। अरे टॉर्क क्यों बदलता है, टॉर्क इसलिए बदलता है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है, अपना ये मैग्नेटिक मोमेंट या एरिया वेक्टर ऐसे है, शुरुआत में एंगल कितना, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, भाई एरिया वेक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो 90 डिग्री। लेकिन जब ये घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर वैसे, तो एंगल कम हो गया, घूमते घूमते एंगल 0 हो जाएगा। तो ये एंगल बदलता है तो टॉर्क चेंज होता है। पर हमने इस पूरे सेटअप में ऐसा इलाज किया इसका कि हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। हाँ, ये थीटा हमेशा 90 रहेगा और साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो टॉर्क की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, टॉर्क हमेशा NIAB ही लगेगा, NIAB लगेगा। तो टॉर्क की वैल्यू निकाले कैसे, हमें करंट नहीं पता भाई, हमें N पता है, A पता है, B पता है, इसकी वैल्यू पता है 1 है, I की वैल्यू नहीं पता, I की वैल्यू नहीं पता तो टॉर्क नहीं पता, और टॉर्क नहीं पता तो I की वैल्यू नहीं पता। तो हमें निकालना करंट है कितना, तो हमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या करें, उसके नीचे लगा दी स्प्रिंग, उसके नीचे क्या लगा दिया, स्प्रिंग। और स्प्रिंग के बारे में हमें पूरा पता है। स्प्रिंग क्या है, ये मान लो स्प्रिंग है और इसके साथ ऊपर कॉइल अटैच है ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर क्या अटैच है आपका, पॉइंटर। ये कॉइल घूमी तो क्या स्प्रिंग भी घूमेगी, ट्विस्ट होगी स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग ऐसे है और जब कॉइल घूमेगी तो ऊपर से ऐसे, अरे ट्विस्ट करेगी ऐसे और वापस आना चाहेगी, ऐसे ट्विस्ट करेगा वापस आना चाहेगी।
तो स्प्रिंग के बारे में हमें पता है, स्प्रिंग के बारे में हमें क्या चीज पता है, हमें स्प्रिंग के बारे में पता है कि स्प्रिंग ऐसी क्वांटिटी है, स्प्रिंग ऐसा है कि अगर इसको ना, मान लो स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग को ऐसे दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का फोर्स ऐसा है पर ऐसे, और इसके साथ ऊपर कोयल अटैच है। ये जब ये घूमेगी तो स्प्रिंग घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी स्प्रिंग, बोलो। तो स्प्रिंग के ऊपर से अगर हम इसको दिखाएं, स्प्रिंग को ऊपर से दिखाएं तो स्प्रिंग कुछ ऐसे है, और ये स्प्रिंग घूम रही है कुछ ऐसे। मान लो ये यहाँ ऐसे था, एक मार्कर हमने मार्क कर दिया हमने यहाँ पर ऐसे, वो ये है, ये घूम के कुछ ऐसे हो गए, कितनी घूम गई, मान लो 1 डिग्री घूम गई, 1 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री घूमी है। तो इसके बारे में पता होता है स्प्रिंग के बारे में, ये ऐसे ऐसे घूमी है, जैसे हम इसको छोड़ेंगे क्या ये वापस आना चाहिए? अरे ये तो इलास्टिक नहीं है, एक्चुअल में तो स्प्रिंग इलास्टिक होती है, तो जैसे ही छोड़ेंगे वो वापस आएगी। और एक्चुअल में तो तुम इसको घुमाने के लिए जितना ज्यादा घुमाओगे ना, उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये वापस आ जाए ज्यादा, ताकि तुम इसको ज्यादा ना मोड़ पाओ। तो जब इस पर टॉर्क लग रहा है तो एक कॉइल घूम रही है ऐसे, तो लगातार इस पे NIAB टॉर्क लग रहा है, लगातार घूमना चाह रही है NIAB से NIAB से NIAB से, लेकिन इसको रोकने के लिए कौन है? स्प्रिंग। स्प्रिंग पे भी टॉर्क लग रहा है उतना ही, क्योंकि स्प्रिंग उसके साथ अटैच है, तो वो घूम रही है तो ये भी घूम रही है। तो स्प्रिंग ऐसी है कि हर एंगल घूमने पर इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क आता है, जो इसको वापस लाना चाहता है, जो इसको वापस लाना चाहता है, मतलब ऐसे घूम रही है, इसको वापस लाने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क आता है। तुम देखो ये ऐसे घूम रही है तो इस पे टॉर्क आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, भाई तू ऐसे चल वापस, मतलब अगर ऐसे घूम रही है तो ऐसे चल, ऐसे घूम रही है तो ऐसे चल, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है। मतलब ये जब इसके साथ अटैच है तो कॉइल इसको ऐसे घुमा रही है, मान लो टॉर्क ऐसे है, तो स्प्रिंग में टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ऐसे, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ता जाएगा स्प्रिंग का। ये टॉर्क तो निश्चित है, सेम है, कितना है ये टॉर्क? ये टॉर्क तो फिक्स्ड है NIAB, क्योंकि हमने इसको बंद कर दिया तो ये टॉर्क फिक्स्ड है। लेकिन ये वाला टॉर्क कौन सा टॉर्क? स्प्रिंग का टॉर्क, ये हर डिग्री पर बढ़ रहा है। जितना ज्यादा तुम इसको घुमाते जाओगे उतना ज्यादा इसको घुमाना कठिन होता जाएगा। क्यों? इसका रीस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इसका जो टॉर्क आता है वो कितना आता है? स्प्रिंग का टॉर्क, स्प्रिंग का टॉर्क आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है। फाई होता है कितना एंगल ये घूमा, जितना ज्यादा एंगल घूमता जाएगा उतना ज्यादा ये टॉर्क बढ़ता जाएगा। कौन सा टॉर्क? ये रीस्टोरिंग टॉर्क। और ये कौन सा टॉर्क है? ये जो कॉइल का, इसको बोले मैग्नेटिक टॉर्क। अरे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो टॉर्क बना है मैग्नेटिक टॉर्क, करंट की वजह से जो टॉर्क बना, ये फिक्स्ड है और ये बढ़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। बढ़ते 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 जब ये इतना घूम जाएगा कि ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क बराबर हो जाएंगे, अब घूमना बंद कर देगा वो, अब घूमना बंद कर देगा। तो केस आएगा, मान लो एक एंगल घूमने पर ये टॉर्क आया, सॉरी फाई एंगल, जैसे जैसे फाई बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। फाई क्या है? कितना एंगल वो घूम रहा है ना, ये पॉइंटर है, जितना एंगल है उस क्या बोलते हैं कॉइल घूम रही है उतना ये पॉइंटर घूम रहा है, और उतना ही आपका स्प्रिंग घूम रही है। तो स्प्रिंग की हमें पता है, स्प्रिंग के बारे में, वो जब मटेरियल बना था उसके बारे में सब पता है कि इतना एंगल घूमने पर कितना टॉर्क जनरेट करती है। तो इसका एक कांस्टेंट होता है टॉर्क का एक स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्जनल कांस्टेंट होता क्या है? ये होता है, देखो बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ आ रहे हैं, पर जब एक साथ पढ़ोगे इन सब चीजों को वो कर लोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ है 4-5 लाइन का, पर उसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा है ना, तो वो ध्यान समझो। तो स्प्रिंग में क्या है? स्प्रिंग में एक होता है टॉर्जनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं के। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर 1 डिग्री या 1 रेडियन या 1 यूनिट एंगल ट्विस्ट करने पर, 8 यूनिट एंगल ट्विस्ट करने पर कितना टॉर्क जनरेट करेगा आपकी स्प्रिंग
जब एक यूनिट एंगल घूम जाएगी तो कितना टॉर्क जनरेट करेगी वो बताता है के। तो बताओ 2 यूनिट डिग्री घूमने पर कितना, 2k, इतना टॉर्क जनरेट करेगी। 3 यूनिट डिग्री घूमने पर कितना टॉर्क जनरेट करेगी, 3k। कितना एंगल घूमेगा, 5। तो 5 एंगल घूमने पर कितना टॉर्क जनरेट करेगा, 5k, या इसको बोलते हैं k5। तो टॉर्क जनरेटेड बाय द स्प्रिंग इज इक्वल टू k5। और 5 एंगल घूमने पर इसने इतना ज्यादा टॉर्क जनरेट कर लिया कि ये मैग्नेटिक टॉर्क को काउंटर कर दे रहा है और दोनों टॉर्क इक्वल और अपोजिट हो जा रहे हैं। तो हम कहेंगे NIAB, ये है रिस्टोरिंग टॉर्क और ये है मैग्नेटिक टॉर्क, ये दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। जब ये केस आएगा, जब रिस्टोरिंग टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल अपोजिट हो जाएंगे, तो ये अपना ये क्यों घूम रहा था, क्योंकि इस पर टॉर्क लग रहा था। टॉर्क लग रहा है, घूम रहा है, लेकिन नीचे से स्प्रिंग भी घूम रही है, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता जा रहा है। एक केस आएगा, एक कंडीशन आएगी जब इसका घूमने का जो टॉर्क है और इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला टॉर्क है, दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, तो वहीं रुक जाएगा। तो वहां पे हमें दिखा देगा हाँ भाई इतना, वो क्या बोलते हैं, इतने करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, है ना। वहां पे दिखा देगा 2 एम्पियर या 3 एम्पियर, है ना, ऐसे। तो ये होगा आपका, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। एक्चुअल में पता क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है, एक्चुअल कहानी ये होती है, एक्चुअल में ना जब ये पॉइंटर ऐसे लगा होता है तो शुरुआत में ये वाला टॉर्क ज्यादा है, मैग्नेटिक टॉर्क ज्यादा है, और वो वाला टॉर्क 0 है, शुरुआत में 0 है। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, 1 यूनिट पे के टॉर्क, 2 यूनिट पे 2k टॉर्क, 3 यूनिट पे 3k टॉर्क, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे टॉर्क बढ़ता है। तो शुरुआत में ये वाला टॉर्क ज्यादा होता है और वो वाला टॉर्क कम होता है। ये वाला टॉर्क ऐसे घुमा रहा है तो ये वाला टॉर्क ज्यादा, और नीचे वाला टॉर्क उल्टा ले जा रहा है, वो वाला टॉर्क कम, तो ये वाला टॉर्क ज्यादा, ये वाला टॉर्क कम। तो नेट टॉर्क आता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आता है, इस वजह से इस डायरेक्शन मूव करता है। टॉर्क आता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, जैसे फोर्स आता है तो फोर्स आता है तो एक्सेलरेशन आता है, वैसे टॉर्क आता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स आता है तो एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन आता है तो वेलोसिटी बढ़ती है उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। टॉर्क आता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आया, एंगुलर एक्सेलरेशन आया तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है। एक टाइम आएगा जब दोनों टॉर्क इक्वल और अपोजिट है, तब टॉर्क 0 हो जाएगा। तो यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, इसको यहाँ 5 के रुक जाना चाहिए था, पर यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब एंगुलर वेलोसिटी 0 नहीं है, बॉडी यहाँ पर आके रुकेगी नहीं, आगे चली जाएगी। तो ये केस वो था जब मैग्नेटिक टॉर्क और नीचे वाला टॉर्क इक्वल और अपोजिट हो गए थे, लेकिन इसके पास स्पीड आ गई थी, वेलोसिटी आ गई थी, इसलिए आगे चला जाएगा। तो ये वाला और ज्यादा ट्विस्ट कर जाएगा, और एक्स्ट्रा ट्विस्ट कर जाएगा, और एक्स्ट्रा ट्विस्ट करने की वजह से इसका फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये वापस लाएगा। तो अब नीचे वाला टॉर्क ज्यादा है, तो टॉर्क ज्यादा तो आएगा वापस आएगा, फिर इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, फिर से इसके पास स्पीड आ जाएगी। भाई पहले स्पीड आई तो ऐसे गया रुक गया, फिर वापस जब आएगा तो फिर से स्पीड आ जाएगी, फिर से आगे चला, फिर यहाँ पे जाके रुकेगा नहीं, फिर आगे जाएगा, फिर ऊपर वाला टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, फिर हो जाएगा। तो एक्चुअल कहानी ये होती है, मान लो जैसे यहाँ पहुंचा, ये इक्विलिब्रियम वाला केस था, तो यहाँ से जाएगा, गया स्पीड बढ़ गई, यहाँ तक पहुंचते स्पीड बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा और आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर स्पीड बढ़ गया, फिर थोड़ा और वाइब्रेट करेगी। यहाँ पे एक्चुअल में जब तुम करोगे ना एक्सपेरिमेंट लैब में, तो वो वाइब्रेट करता है, ऐसे वाइब्रेट करता है। इतना वाइब्रेशन कम होता है, पर होता है। कम कैसे होता है, इसके साथ एक हम मटेरियल लगाते हैं नीचे, जिसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट आयरन कोर। वो ये काम करता है कि इस वाइब्रेशन को कम करता है, डैम्प कर देता है, मतलब इस वाइब्रेशन को रोक देता है। कैसे रोकता है वो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में एक टॉपिक आएगा, मैं नाम बोल रहा हूँ उस टॉपिक का, आएगा, मैं बता दूंगा उस समय, है ना। तो वो टॉपिक से हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो कैसे रोकते हैं। अभी हमारे उसमें है नहीं, हमारे बस ये है कि हम मैग्नेटिक टॉर्क लगा, मैग्नेटिक टॉर्क हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी NIAB, और इसके नीचे स्प्रिंग लगा रहेगा, ये घूमेगा तो स्प्रिंग भी घूमेगी। स्प्रिंग में 1 डिग्री घूमने पर K टॉर्क आता है, रिस्टोरिंग टॉर्क, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क, काउंटर टॉर्क, कई नाम देते हैं इसको,
2 डिग्री पे 2K टॉर्क आता है, 3 डिग्री पे घूमने पर 3K, और ये 5 डिग्री पे हम मानेंगे कि दोनों का टॉर्क इक्वल और अपोजिट हो जाएगा, तो 5 डिग्री पे टॉर्क आएगा K5, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। तो रीस्टोरिंग टॉर्क और टॉर्क इनसाइड द मैग्नेटिक टॉर्क दोनों इक्वल अपोजिट हो जाएंगे, और क्या बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क आया आपका K5 और मैग्नेटिक टॉर्क है आपका NIAB, साइन थीटा हमने बंद कर दिया। तो अब I की वैल्यू आ जाएगी K × 5/NIAB, ये आ जाएगी I की वैल्यू। यहाँ से क्या आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी। क्या N पता है, NIAB नहीं सॉरी NAB, क्या हमें N पता है, कितने टर्न्स घुमाई हमें पता है। क्या एरिया पता है, एरिया बाउंडेड बाय द लूप। क्या मैग्नेटिक फील्ड पता है, ये हम लगा। K पता है, स्प्रिंग हमने बनाई है या हमने बनवाई है, जिससे बनवाई हम उससे पूछ लेंगे कि बताओ 1 डिग्री घूमने पर कितना टॉर्क जनरेट करती है स्प्रिंग, ये सब कुछ पूछ लेंगे। तो पूछ लेंगे तो हमें K की वैल्यू भी पता है। और फाई तो हम देख ही रहे हैं, फाई मतलब कि कितना आपका कॉइल घूम रहा है, मान लो कॉइल घूमा है ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना घूमा, कि हम नोट कर लेंगे भाई 10 डिग्री घूमा, 20 डिग्री, तो फाई हमें पता है। तो जब ये सब कुछ पता है तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो दिस इज हाउ करंट हैज बीन मेजर्ड इनसाइड गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में इस तरीके से करंट मेजर होता है। दिस इज द होल कंसेप्ट। तो आपने कहाँ तक लिखा था अभी तक, डायग्राम बना लिया था। अब इसके बाद कहाँ लिखना है वो मैं बताता हूँ, इसको पॉज कर दो थोड़ी देर। तो यहाँ पे यही था, अपनी कोयल थी ऐसे, है ना, और यहाँ स्प्रिंग लगी हुई थी, यहाँ मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, करंट फ्लो करा इसमें आई, और ऐसे जैसे करंट फ्लो करा इस पे टॉर्क लगा, इस कोयल पे कितना टॉर्क लगा, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, एरिया ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड, कितना टॉर्क लगा। और साइन थीटा को हमने ये पूरा सिस्टम इस तरह से अरेंज किया कि साइन थीटा हमेशा 1 आ जाए और थीटा हमेशा 90 डिग्री आ जाए। तो टॉर्क तो हो गया NIAB। और इसके नीचे जो स्प्रिंग है, जब ये घूमेगा, कोयल घूमेंगी तो स्प्रिंग भी ट्विस्ट करेगी, स्प्रिंग ट्विस्ट करेगी, तो स्प्रिंग में 1 डिग्री एंगल पर या 1 रेडियन एंगल पर या फिर 1 यूनिट डिग्री घूमने पर या 1 यूनिट घूमने पर कितना एंटी टॉर्क या फिर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा ये स्प्रिंग, वो होता है कि एक यूनिट घूमने पर के टॉर्क जनरेट करता है। के एक्चुअल में है क्या, के एक्चुअल में है क्या, टॉर्जनल कांस्टेंट, या बोलते हैं टॉर्क क्रिएटेड बाय द स्प्रिंग इन रोटेटिंग, या रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएटेड बाय द स्प्रिंग इन 1 डिग्री रोटेशन या 1 रेडियन रोटेशन। एक रेडियन रोटेशन पर, एक रेडियन रोटेशन पर, एक रेडियन रोटेशन पर, देखो एक बार वो, हाँ ठीक ठीक, एक रेडियन रोटेशन पर कितना टॉर्क जनरेट करती है आपकी स्प्रिंग, वो है टॉर्जनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी कितना टॉर्क जनरेट करते हैं 1 रेडियन घूमने पर, तो इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर। ये तो ये टॉर्क यूनिट, और पर रेडियन, 1 रेडियन घूमने पर कितना टॉर्क जनरेट करती है, दैट इज योर के। तो ये अब एंटी टॉर्क जनरेट करेगी, अपोजिट टॉर्क जनरेट करेगी। यहाँ पर आ रहा है मैग्नेटिक टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क इसको ऐसे घुमा रहा है और मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू फिक्स्ड है ना ये भी। और ये जब ट्विस्ट कर रही है आपकी स्प्रिंग आपकी ट्विस्ट कर रही है, तो हर एंगल के साथ घूमते इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। 1 डिग्री पर इतना, 2 डिग्री पे इतना, या 1 रेडियन पे इतना, 2 रेडियन पे 2K, 3 रेडियन पे 3K, तो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कुछ फाई एंगल घूमने पर इसके जो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी K5। और मान लो फाई एंगल घूमने पर ये टॉर्क और ये टॉर्क बराबर हो जाएंगे। ये टॉर्क कोयल को ऐसे घुमा रहा है और ये वाला टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो अपोजिट है।
तो एक केस आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, जिसको बोले इक्विलिब्रियम केस। इक्विलिब्रियम केस में NiAB इक्वल टू हो जाएगा K5। क्या आप कई बार पढ़ चुके हैं सर? स्प्रिंग वाला केस याद करो, स्प्रिंग वाला केस वैसे ही है ये भी। मान लो स्प्रिंग है L लेंथ की नेचुरल, इस पे mg फोर्स लगा दो नीचे की तरफ, कोई वेट लटका दिया तो mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। जैसे जैसे नीचे जाएगा क्या इसके ऊपर की तरफ kx फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। और एक केस आएगा जब mg और kx बराबर हो जाएगा, तो उस केस में ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। तो वही केस ही तो यहाँ पे है, ये टॉर्क लग रहा है, इसको घुमा रहा है तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है, जब यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स आता था। तो एक केस आएगा जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, दोनों टॉर्क बराबर है। यहाँ पे भी यही होता था, mg बराबर kx हो जाता था। तो कहाँ पे होता था वो x बराबर mg बाई k ऐसे करते थे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कितने एंगल पर वो वो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वैसे ही केस है। और यहाँ पे एक्चुअल में तुम्हें याद करो, ये तो तुम देख भी सकते हो रियल में, यहाँ पे छोड़ते हैं तो ये नीचे जाता है, फिर इसको वाइब्रेट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएगी इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तब तक स्पीड आ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो वहां पे रुकेगा नहीं, फिर नीचे जाएगा। तो kx ऊपर ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर ले जाएगा, जब यहाँ पे फिर से स्पीड बढ़ जाएगी, फिर वाइब्रेट करेगा। सेम यहाँ पे होता है। ये स्प्रिंग है, मतलब ये है, मैंने बताया था अभी, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से जब घूम रहा है यहाँ तक, तब तक ये वाला टॉर्क ज्यादा है, मैग्नेटिक टॉर्क। तो इसको घुमाते घुमाते यहाँ तक लेगा पाई एंगल। इस केस पर ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क बराबर हो गए, रिस्टोरिंग टॉर्क और ये वाला टॉर्क। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक ये वाला टॉर्क डोमिनेट कर रहा था, ये वाला टॉर्क ज्यादा था और ये वाला टॉर्क कम था, तो लगातार एक्सेलरेशन आने की वजह से इसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड आगे तो यहाँ नहीं रुकेगा, आगे जाएगा तो ये वाला टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि और फाई एंगल ज्यादा चला गया। ये वाला टॉर्क ज्यादा आ गया तो वापस आएगा, वापस आके जैसे यहाँ पहुंचेगा फिर से स्पीड जनरेट हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, फिर अब यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ स्पीड पहुंच गई तो ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तब ये वापस आएगा तो ये वाइब्रेट करेगा। सेम यहाँ पर ये वाइब्रेशन होती थी। अरे सेम केस है भाई। सर हम इसको वैक्यूम में करेंगे? नहीं, वैक्यूम में करेंगे तो लगातार करता रहेगा, लेकिन वैक्यूम सिर्फ वैक्यूम नहीं है ना। मान लो एक पॉइंटर है, यहाँ पे किसी से जुड़ा होगा ऐसे घूमने के लिए, तो वहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह लगा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, सिर्फ एयर नहीं है जो रोक रही है इनको। और वैसे भी हम यहाँ पर एक वो लगाते हैं सिलेंडर टाइप ऐसे, वो इसलिए लगाते हैं, उसका दो काम है। उसका एक काम तो ये है कि इसको वाइब्रेट होने से रोकना। अगर वाइब्रेट करता रहेगा हम रीडिंग कैसे लेंगे? तो इसको डैम्प करना मतलब कोई वाइब्रेट कर रहा तो उसको उसके वाइब्रेशन को रोकना, तो डैम्प करने के काम आता है इसका। दूसरा काम आता है ताकि ये 90 डिग्री बना रहे हमेशा। यहाँ साइन 90 होता है ना, अरे यहाँ साइन थीटा बोला था मैंने, वो थीटा बोला था हमेशा 90 डिग्री। तो उसके काम के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, फिक्स फेरोमैग्नेटिक सिलेंडर लगाते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल का। ठीक है, ओके। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम वाला केस। इक्विलिब्रियम वाले केस में n पता है, a पता है, b पता है, k पता है, phi पता है। हम देखना चाह रहे हैं, हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं इसका नाम, गैल्वेनोमीटर, ये मान लो ऐसे है, और ये इसके यहाँ पे लगा पड़ा है स्केल, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्केल ऐसे, और ये स्केल लगा हुआ है। तो ये मैक्सिमम इतना ही घूम सकता है, और मैक्सिमम रीडिंग यही तो आ सकती है। कभी देखना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, ये ऐसे स्केल लगा हुआ है। अब ये स्केल कहाँ तक घूम सकता है? ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक। तो मैक्सिमम रीडिंग मेरे हिसाब से 5 बराबर 5/2 तक जा सकती है। तो ये 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम रीडिंग में? 90 हो जाएगी। 90 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर 5/2 लिखेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट में लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 5/2 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 5/2। ये वैसे खत्म है। यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया K5। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी K/N B इंटू में 5। क्या यही है? सिर्फ एक ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला ये है, तीसरे में इन दोनों को बराबर कर देंगे, चौथे में बस इतना ही तो है। अरे यही गैल्वेनोमीटर और कुछ नहीं है, बाकी तो सब कंसेप्ट ही है।
सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं इसमें, तो यहाँ से करंट मिल गया हमें। के क्या है? टॉर्जनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता होती है, स्प्रिंग जो बनाते हैं उनको पता होती है, स्प्रिंग मैन्युफैक्चरर को क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हाँ गिवन होगी, के की वैल्यू, एन की वैल्यू गिवन होगी, नंबर ऑफ टर्न्स हम घुमा रहे हैं ना उसको, एरिया हम बताएं, बी पता है तो 5 मान लो मैंने ले लिया। हम देखना चाह रहे हैं कि ये वाला जो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट ले सकता है, कितना करंट इसमें से जा सकता है, कितने करंट में ये पूरी रीडिंग दे देगा, पूरी रीडिंग ले लेगा, पूरी रीडिंग दे देगा। अरे भाई पाई बाई टू, तो मैंने कहा ना फाई की वैल्यू पाई बाई टू ले लो, फाई की वैल्यू क्या ले लो, पाई बाई टू, के की वैल्यू डालो, एन की वैल्यू डालो, ए की वैल्यू डालो, बी की वैल्यू डालो, तो हमें क्या पता लग जाएगा, मैक्सिमम रीडिंग, मैक्सिमम रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर पता लग जाएगी। अरे गैल्वेनोमीटर में क्या 4 फॉर्मूले हैं, मैंने आपके सामने 2 ही फॉर्मूले हैं, उन्हीं को आपस में वो बना दिया, कंसेप्ट बहुत है, फॉर्मूले के नाम पे 2 है बस। तो ये है, तो मैंने चैट जीपीटी से कहा भाई निकाल के दिखाओ सारा, तो उसने दिया निकाल के, तो उसने क्या माना ताकि हमें समझ आए, तो उसने माना, उसने फाई की वैल्यू कही पाई बाई टू, ये तो मैंने कही थी उससे कि भाई मैक्सिमम रीडिंग बताओ, मैक्सिमम रीडिंग कितनी ले सकता है करंट की, कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है। एक्चुअल में तो इसका करंट मेजर करने का काम नहीं है, एक्चुअल काम है करंट को डिटेक्ट करने का। करंट अगर है तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, अगर ऐसी डायरेक्शन में करंट है तो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे डायरेक्शन करंट है तो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। ये तो मैंने शुरुआत में समझाया था, कब क्यों ऐसे डिफ्लेक्ट करता है और ऐसे डिफ्लेक्ट करता है, टॉर्क की डायरेक्शन बदल जाती है वगैरह वगैरह। तो फाई की वैल्यू पाई बाई टू रखी इसने कहा कि चलो एन की वैल्यू 100 रख लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, और एरिया ऑफ द लूप मान लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे वो छोटा सा ही तो होता है, पूरा गैल्वेनोमीटर इतना सा होता है, तो उसमें भी कोई छोटी सी तो होगी, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द लूप रख दी, इसकी लूप के एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो गए 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसने मैग्नेटिक फील्ड रख लिया 0.1 टेस्ला, ठीक है, ओके। और के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो रखा उसने 10⁻⁻⁷ न्यूटन मीटर पर रेडियन। अरे समझ आए, मतलब 1 रेडियन घूमने पर इतना टॉर्क जनरेट करेगा आपका स्प्रिंग, ठीक है। तो यहां से जब ये सब रखा इसमें, तो करंट की वैल्यू निकल के 157 माइक्रो एम्पियर, ये सब वैल्यू रखी माइक्रो एम्पियर। एक्चुअल में जो करंट नापता है मेजर, जो करंट मेजर करता है गैल्वेनोमीटर, वो करता है 10 माइक्रो एम्पियर से लेके कुछ 100 माइक्रो एम्पियर तक, 100 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर। तो हमारा जो रीजन आंसर आया वो क्या सही आया लगभग? अरे 10 से 200 तक नाप रहा है, 10 से 300, तो हमारा तो 157 आया। तो मतलब इस रेंज होती है। तो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम मान लो 10 माइक्रो एम्पियर तक नाप सकता है। कितना नाप सकता है? 10 माइक्रो, मतलब 10 माइक्रो एम्पियर पे पूरा घूम जाएगा 90 डिग्री। मैं नापना चाह रहा हूँ 1 माइक्रो एम्पियर। अब मुझे मान लो स्केल है मेरे पास, हमें पता है 10 माइक्रो एम्पियर पे तो यहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री घूम जाएगा। मान लो ये 157 ना के इन सब की वैल्यू कुछ ऐसे होती कि 10 आ जाता, और आएगा कितना 157 जो हमने लिया। पर क्या हम इसको 10 भी ला सकते हैं? अरे कुछ ना कुछ ऐसे चेंज कर देंगे तो 10। तो मतलब यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10 माइक्रो एम्पियर। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 10 माइक्रो। अगर 10 माइक्रो एम्पियर आएगा तो ये नीडल घूम के ऐसा आ जाएगा। बताओ यहाँ पर कितना आएगा? 0 माइक्रो एम्पियर। अरे सब कुछ नहीं है तो घूम नहीं रहा तो 0 पर है। और जब यहाँ पर आएगा उल्टा घूम जाएगा तो क्या -10? बोलो -10 कुछ नहीं है, बस करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। यहाँ घूम रहा है तो ऐसे करंट है, यहाँ घूम रहा है तो ऐसे करंट है, बस। अगर मुझे चाहिए भाई 1 माइक्रो एम्पियर करंट कैसे पता कैसे लगेगा, तो ये 90 डिग्री है, तो क्या 10 डिग्री पे हम लिख दें 1 माइक्रो एम्पियर? 20 डिग्री पे लिख दें 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 40 पे 4 माइक्रो एम्पियर, 50 पे 5 माइक्रो एम्पियर, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9। तो क्या ऐसे ही रीडिंग बनती है उसमें? तुम अगर एमीटर को देखोगे, मैं फोटो दिखाऊंगा तुम्हें, तो एमीटर में रीडिंग्स लिखी होती है। तुम्हें समझ आया आइडिया कैसे रीडिंग्स लिखी होती है उसमें? पहले मैक्सिमम रीडिंग देख लेंगे, मैक्सिमम रीडिंग कितनी जा सकती है, तो फिर उस हिसाब से बना लेंगे। भाई 90 डिग्री पे 10 है तो 10 डिग्री पे 1, 20 डिग्री पे 2, 30 ऐसे रीडिंग बना देते हैं। पर एक्चुअल में हम इतना छोटा करंट नापते नहीं है। हम कितना करंट नापते हैं? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर।
तो वो एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। किसको? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को। तो हम ऐसा करते हैं, अभी बताऊंगा, कल पढ़ाऊंगा ये पूरा गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाकी ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है? 10 माइक्रो एम्पियर। और हम नापना चाह रहे हैं मान लो 10 एम्पियर, ठीक है, मैक्सिमम। तो हम इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसको बोलते हैं शंट। शंट, SHUNT। हाँ, इसको बोलते हैं वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। एक्चुअल में जो करंट आएगा वो आएगा 10 एम्पियर। छोटा रेजिस्टेंस है तो अधिकतर करंट ऊपर से जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ चुनता है। तो यहाँ से क्या जाएगा? 10 माइक्रो एम्पियर। हम इस हिसाब से बनावट करते हैं शंट की। शंट को ऐसा रखते हैं कि यहाँ से तो जाए, अगर 10 एम्पियर करंट जाए तो यहाँ से कितना जाएगा? 10 माइक्रो एम्पियर। और यहाँ से जाएगा बचा हुआ 10 एम्पियर माइनस जितना भी है, माइनस 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इतना करंट यहाँ से जाएगा। क्या 10 माइक्रो एम्पियर गया तो गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा? कैसे दिखाएगा? पूरा डिफ्लेक्शन। पर हम अपने जो, ये तो हमें पता है, पर जो हमने बनाया है नया वो, उसमें जो हम नया स्केल वगैरह दिखाएंगे, उस स्केल में हम यहाँ पर, उस स्केल में मान लो नया एक स्केल बनाया हमने शंट के साथ, तो उस स्केल में हम दिखाएंगे, यहाँ पर दिखा देंगे 10 एम्पियर, यहाँ पे दिखा देंगे 0 एम्पियर, यहाँ पे दिखा देंगे 1 एम्पियर, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो जब 10 माइक्रो एम्पियर आएगा तो ये पूरा घूम जाएगा ऐसे, पर हमें दिखेगा 10 एम्पियर। क्यों? क्योंकि 10 माइक्रो एम्पियर था तो एक्चुअल में कितना करंट आ रहा था? 10 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर पे कितना गया? 10 माइक्रो एम्पियर। 10 माइक्रो एम्पियर पे गया, पूरा घूम गया। पूरा घूम गया तो हमें, हमारे लिए तो एक्चुअल में 10 एम्पियर है, तो हमारे वाले जो रीडिंग दिखाई जाएगी उसमें 10 एम्पियर दिखाया जाएगा। ये तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब माइक्रो हटा देगा। माइक्रो नहीं हटाया हमने, शंट ऐसा लगाया कि एक्चुअल में 10 एम्पियर जा रहा था, गैल्वेनोमीटर से गया 10 माइक्रो एम्पियर, हमारे शंट से कितना गया? तो टोटल करंट तो एक्चुअल में 10 ही तो था, तो 10 दिखा दिया हमारी रीडिंग ने, और एक्चुअल में सही है वो 10 है। लेकिन हेल्प किसके लिए? इसके लिए। मान लो 1 माइक्रो एम्पियर गया, एक यहां से करंट आया 1 एम्पियर, तो यहां से जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर, ये बना ही ऐसा, और सारा करंट, बाकी इस करंट ऊपर से चला जाएगा, बाकी करंट ऊपर से चला जाएगा। तो हम इसकी रीडिंग में क्या आएगा? इसकी रीडिंग में ऐसे कुछ आएगा 1 माइक्रो एम्पियर वाला, और हमारी रीडिंग में क्या आएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। रेजिस्टेंस इसलिए कि वो इतना कम कर दे, मतलब रेजिस्टेंस इसलिए कि अगर 1 एम्पियर करंट आ रहा है तो सिर्फ 1 माइक्रो एम्पियर यहाँ से जाए और बाकी करंट हमारे ऊपर वाले से जाए, पर टोटल करंट 1 एम्पियर ही है। तो एक्चुअल रीडिंग दिखा रहा है, एक्चुअल रीडिंग क्या है? 1 एम्पियर। पर ये तो कितना झेल सकता है? 10 माइक्रो एम्पियर झेल सकता है। उससे ज्यादा भेजोगे तो ये और जो है वो घूमेगा, ये स्प्रिंग टूट जाएगी, नीचे जो स्प्रिंग लगी पड़ी है। अगर मान लो 11 या 12 एम्पियर भेजा तो टूट जाएगा। 11-12 एम्पियर तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब तुम ये क्या हो, यहाँ पे यहाँ से 11-12 एम्पियर भेजा तो ये वाला होता है, तो क्या होगा? वो ऐसा हो जाता है, कई बार क्या होता है वो ऐसे ये रहती है, और यूं घूम के यूं घूमा 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 घूमा, और मैक्सिमम इतना घूम सकता है, उसके बाद स्प्रिंग टूट जाती है, वो ऐसे ही रह जाता है, क्योंकि स्प्रिंग ही तो है जो इसको वापस ला रही है। अरे ऐसे घूमा, ये स्प्रिंग है जो उसको वापस ले आएगी, स्प्रिंग है वापस ले आएगी, लेकिन तुमने इतना तेज घुमा दिया कि वो स्प्रिंग टूट ही गई। स्प्रिंग टूट गई तो वापस आएगा नहीं। तो कैसे हमने 10 माइक्रो एम्पियर की हेल्प से 10 एम्पियर मेजर कर लिया। तो ये है आपका, दिस इज हाउ गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर, क्योंकि ये तो सिर्फ 10 माइक्रो एम्पियर ही झेल सकता है। एक्चुअल में तो इसकी वैल्यू 157, 200 तक ही आती है, पर हमें तो हाई करंट मेजर करना है ना, तो वो कैसे मेजर करेंगे? ऐसे ही मेजर करते हैं। तो कल पूरा पढ़ेंगे हम इसको कि कैसे हम किसको मेजर करेंगे, कैसे हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं? एमीटर में। एक जो लास्ट टॉपिक है कि साइन 90 कैसे करा हमने, हाँ वो कैसे करा, तो एक बार जल्दी से अपने वो दिखाओ, फोन खोलो और वो डायग्राम देखो जो मैंने लेटेस्ट भेजा अभी। ये ऊपर वाला व्यू है, अपर व्यू, और ये हमारी कॉइल, ठीक है। एक्चुअल व्यू ऐसे होता है कुछ, ये होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक सिलेंडर, और इसमें ये कॉइल हो गई,
ये कोयल, कौन सी कोयल, जिसको हम कह रहे हैं एन टर्न्स हैं, ये कोयल, ये वाली कोयल। जब इसको ऊपर से देखोगे, बोलो, समझ आ रहा है थोड़ा सा कैसे मैग्नेट लगी पड़ी है? बोलो, मैग्नेट ऐसे है, ऐसे देखो ध्यान से, मैग्नेट ऐसे है, ऐसे ऐसी शेप में, इसको बोलते हैं कॉनकेव शेप में, कॉनकेव मैग्नेट है, कॉनकेव शेप में। और बीच में जो फेरोमैग्नेटिक सिलेंडर लगा हुआ है, देखो ध्यान से यहाँ पे, देखो मेरे यहाँ पे, तो यहाँ सिलेंडर बीच में ऐसे लगा हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है, और उस सिलेंडर के ऊपर अपनी कॉइल्स लपेट रखी है जो हमारे। अच्छा, अगर कॉइल्स लपेट रखे तो कॉइल्स की शेप क्या है? कॉइल जो घूम रही है वो कैसी शेप में, बताओ? रेक्टेंगुलर। अरे कॉइल किस शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में। तो भाई ऐसे है, तो सिलेंडर सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है और कॉइल ऐसे लपेट रखी है, हाँ सही है, तो रेक्टेंगुलर शेप में आएगी। अरे रेक्टेंगुलर शेप में। अब तुम ध्यान से देखो, जब ये कॉइल घूमेगी तो क्या सिलेंडर घूमेगा? हाँ सिलेंडर। अरे कॉइल पर कस के लपेट रखा है, तो जब कॉइल घूमेगी तो सिलेंडर घूमेगा, और इसके साथ पॉइंटर लगा रखा है तो पॉइंटर भी घूमेगा। मैंने जो एक्चुअल डायग्राम बनाया, एक्चुअल में पॉइंटर ऐसे लगाया मैंने, ये पॉइंटर और ये आपका स्केल, ये पॉइंटर और ये स्केल, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है एक्चुअल में, जो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बनती है इसकी, एक्चुअल में देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, ये ऐसे ऐसे, किसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है? ये जो हमने मैग्नेटिक वो लगाया नॉर्थ और साउथ, ये कॉनकेव शेप में हमने काटा है ये सिलेंडर, तो सिलेंडर में जो कॉनकेव शेप में सिलेंडर काटते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है ना। तो कुछ कुछ सीधी भी चली जाती है, कुछ कुछ सीधी भी चली जाती है। तो होगा क्या, जब यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे इसको, सिलेंडर को, सिलेंडर आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये कोशिश करेगा कि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास करे। अगर कोई ऐसे भी जा रहा है ना डायरेक्ट, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी जा रही है ऐसे, तो उसको भी जबरदस्ती अपने अंदर से ले लेगा। ऐसे काम करता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब क्या होगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, बोलो, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे रहेंगे, अब होगा क्या, ये कॉइल है, ऊपर से देख रहा मैं, ऊपर से तो ऐसे दिखेंगी कॉइल। अब तुम बताओ, कॉइल यहाँ से ऐसे जा रही है और ऐसे अंदर जा रही है, घूम के फिर ऊपर आ रही है, अरे समझ नहीं आया? कॉइल ऐसे यूं घूम के ऐसे, ऐसे तो है ये कॉइल जो हमने दिखा रखी वाली। इसको अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये वाला है, ये वाला ऐसे ऐसे कॉइल है, सिलेंडर ऐसे, यहाँ पे सिलेंडर और पीछे सिलेंडर, सिलेंडर ऐसे, उसके ऊपर कॉइल लपटी हुई है और कॉइल लपेटी हुई है ऐसे। अब जब हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से तो ऐसे दिखेगा, ऐसे, तो ये कॉइल दिख रही है और ऐसे। अब कॉइल ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसे है, देखो इसके अंदर से, कॉइल के अंदर से जा रही है। अब मैं बताऊं, मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड या ये वाले मैग्नेटिक फील्ड जो इसके यहाँ से, मैंने कल पूछा था एक क्वेश्चन, मैंने कहा आगे काम आएगा ये, ठीक है। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा या ये वाला ये वाला जो इसके अंदर है, ठीक है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसका एरिया वेक्टर, मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो एरिया वेक्टर ऊपर, क्या पॉइंटर की साइड एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कितना एंगल 90। अब ये मान लो कॉइल घूम के ऐसे हो गया, अरे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कॉइल ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई, तो कॉइल जब ऐसे ऐसे घूमेगी तो देखना ध्यान से कैसा डायग्राम बनेगा, ये कॉइल ऐसे घूम गई और ऐसे घूम के ऐसे हो गए, अरे ये घूम के ऐसे हो गया और आपका पॉइंटर ऐसे घूम गया। अब बताओ कितना एंगल बनेगा, अब 90 ही बनेगा। अरे अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गए
अब क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, हाँ ये वाला नहीं ले एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल, और अभी भी 90 डिग्री अभी भी 90। कल मैंने बताया था तुम्हें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हाँ जो इसके पैरेलल होता है, रेडियल तो क्या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा हमेशा। अब ऐसे था तो भी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, अब ऐसे था तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे रहेगा तो भी। अगर ये घूम के मान लो ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए और ये पॉइंटर चला जाएगा यहाँ, ऐसे चला जाएगा। तो अभी भी क्या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से क्या होगा, क्या थीटा यानी एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑलवेज 90 डिग्री रहेगा। थीटा हमेशा 90 डिग्री रहेगा, तो क्या साइन 90 हमेशा 1 रहेगा। हाँ इसलिए हमने कहा था कि टॉर्क बराबर NIAB साइन थीटा, और थीटा को हमने ऐसे एडजस्ट किया है कि हमेशा क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। और वो किस वजह से हुआ है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से आई है, दो कारणों की वजह से। एक तो आपकी कर्व्ड कौन से कॉनकेव शेप मैग्नेट की वजह से, और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से। मान लो ये वाला जैसे ये है, देखना लास्ट चीज बता रहा हूँ बस, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जा रही है। अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी जाती ना, जब भी मान लो ऐसे जाने की कोशिश करती, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा है कि ये इसको अपने अंदर से गुजार देता, रेडियल बनाता है, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता एक तरीके से कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाने की कोशिश करती तो उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ऐसे बना देते हैं इसको। तो एक तरीके से हमेशा 90 डिग्री दो चीज, जब भी मतलब आप ऐसे दिखाते हो यूं जाएगा। हाँ मतलब ये वाला है ना, ये वाला रहेगा। अब ये है डायरेक्ट ऐसे ऐसे जा रही थी मान लो सीधा, तो सीधा ना जाके इसको यूं अंदर से, तो क्योंकि यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है वो सिलेंडर इसको अपने अंदर से गुजार रहा है। तो दो चीजों की वजह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, एक तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो सिलेंडर है, और कॉनकेव शेप्ड हाँ मैग्नेट जो हमारे सिलेंड्रिकल मैग्नेट हॉर्स शू मैग्नेट लगा रखे हैं, इनकी वजह से, दो चीजों की वजह से। और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दो काम कर रहा है, पहला तो इन मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से गुजार रहा है ताकि हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बने, और दूसरा ये जो कॉइल है, ये जो आपकी पॉइंटर है, जब यहाँ पहुंच रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए डैम्पिंग का काम कर रहा है, डैम्पिंग का काम कर रहा है ताकि वो वहां जाके वाइब्रेट ना करे। वाइब्रेट करेगा तो हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे, तो उसको रोकने का काम, वहां जाते एक दो वाइब्रेट करेगा झट रुक जाता है। अगर ये नहीं होता तो वो वाइब्रेट करता रहता, वाइब्रेट करता हम रीडिंग नहीं ले पाते। तो एक बार जाएगा और एक बार वाइब्रेट करेगा फिर रुक जाएगा, क्योंकि डैम्प कर देता है। कौन करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के दो काम, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम आता है और डैम्पिंग करने का काम करता है, डैम्पिंग और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से बन रही है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से और मैग्नेटिक की वजह से, ठीक है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, वो जो उसके अंदर से एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर ही जाता है। जब भी क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके प्लेन के साथ पैरेलल जाए और मैग्नेटिक मोमेंट या एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे जाए और टॉर्क हमेशा मैक्सिमम बनाए, वो होती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर कंप्लीट, और कल हम करेंगे इसका एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया।